नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मेरे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम है। आज एक अजीब सा मौजू मैंने लिया है। दरअसल जुमे के रोज़ इमाम काबा ने जो बयान दिया है, जिस तरह की हमें उम्मीद थी उसी तरह की शुरुआत हो गई है। बाकायदा उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा बयान है, दलील है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों के साथ नरम रवैया अपनाया और बातचीत की। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी था कि अगर इमाम काबा की तरफ से ये बयान जारी होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। और फिर इसके आगे एक्सटेंशन ये भी उन्होंने कहा कि हमें हाकिमों का हुक्म मानना चाहिए, भले ही वो चाहे जैसे भी हों, चाहे वो जो भी करें। तो यहाँ पर जो इमाम काबा का जो कहने का मतलब था, उसका सिर्फ एक सीधा अर्थ निकाल लें तो सोशल मीडिया पर हालांकि कुछ लोग माखफत कर रहे हैं तो कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं। ये एक मौजू है। दरअसल मैं इसको कैसे देखता हूँ, इस नज़रिए को ज़रूर आपको बताऊँगा। इसके अलावा रजब तैयब अर्दगान का मुखालिफ दाऊद ओगलू, वो एक खड़ा हो गया है जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो पानियों पर या फिर फ़ौजी एक्शन लेकर किस तरह रजब तैयब अर्दगान एक तुर्की को ख़तरे में डाल रहा है, जबकि हमारे कोरोना वायरस की जो मुसीबतें हैं वो काफ़ी इस वक्त मौजूद हैं और हालात ठीक नहीं हैं। रजब तैयब अर्दगान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी जो दाऊद ओगलू हैं, रजब तैयब अर्दगान की पार्टी में हुआ करते थे, इनके नज़दीकी माने जाते थे और अब वो इस पार्टी से अलग हो गए हैं। तो एक खेमा यहाँ विरोध में खड़ा हो गया है कि रजब तैयब अर्दगान डिक्टेटरशिप, तानाशाही तुर्की के अंदर भी शुरू कर रहे हैं। इसका क्या कंसर्न है उसको भी जोड़ने की कोशिश करूँगा। देखिए, हम लोग जो हैं, जिस तरीके से यूएई के अरब ममालिक के जो मरासिम एक तरह से यूएई के इजराइल के साथ शुरू हुए हैं, इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे, चलाए जा रहे हैं। हालांकि मैंने तो पहले दिन से ही कहा था, मसला ये भी नहीं है कि अगर आप बैतुल मुक़द्दस या फिर हरम शरीफ या इन तमाम जगहों को लेकर आपस में कोई झगड़े वाली बात होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से ज़्यादा फोकस जो है वो बैतुल मुक़द्दस को लेकर है। और अलबत्ता वो भी हम पुराने इतिहास में भी अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हरम शरीफ को लेकर भी ईरान का एक अलग मौक़िफ़ रहा है। दरअसल ये तमाम खिचड़ी मैं इसलिए पकाना चाहता हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा ख़तरा इस वक्त मुसलमानों के लिए दुनिया में नज़र आने लगा है। मैं तमाम मामलात को रीड किया, कोशिश की समझने की कि दरअसल होने क्या जा रहा है। यहाँ एक जो इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड है, या फिर तमाम आलिम भी आपस में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन जो है वो मुसलमानों के लिए काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। और ये 3 हिस्सों में बढ़ती हुई दुनिया मुस्लिम जगत मुझे नज़र आ रहा है। एक तरफ साउथ चाइना सी का तनाव है, अमेरिका अपना खेल खेल रहा है, वहाँ इलेक्शन है। इलेक्शन के अलावा भी इन जिस वजह से ये दुनिया को शट डाउन किया गया, रीस्टार्ट किया गया, पश्चिम का एक अलग गेम है। उसको रशिया, चाइना और ये कैंप कैसे डिफीट करेगा, ये एक अलग गेम है। यहाँ नाज़रीन, मैं अपनी बात को फिर कंटिन्यू करता हूँ यहीं से, मगर यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्राम के वक्त अगर बचा तो मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो रशिया से सीधे ईरान पहुँचे और वहाँ क्या बातचीत हुई, असल में उसका अर्थ क्या है और उसका तमाम लबो लबाब क्या निकलेगा, चंद लफ्ज़ों में वो भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मुस्लिम उम्मा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जिस तरह के बयानात इस वक्त शुरू हुए हैं, इससे ख़तरा क्या होने जा रहा है। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कुछ आलिम वो यकीनी तौर पर सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे, इमाम काबा के साथ खड़े होंगे और यहाँ से पूरा पैगाम दे दिया गया है कि भाई अगर यहूदियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएँ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नरम रवैया अपनाया, उनमें से बहुत से लोग ईमान भी लाए। और एक पूरी तरह से ये वही जगह है, ये वही मकाम है जहाँ से चंद हफ्ते पहले तक तमाम दुनिया को इज़राइल के लिए, यहूदियों के लिए, ज़ायनिस्टों के लिए बेसिकली वो एक सख्त तनकीद और इवन
बहुत अलग तरह के इनके मुखालफत में लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे तमाम दुनिया सैकड़ों सालों से तमाम एक ऐसा इंतशार पैदा हुआ कि बातचीत करना मुसलमान जो है वो यहूदी से पसंद नहीं करता था, ज़ोहनिस्ट से पसंद नहीं करता था। ये स्थिति भी, ये हालात भी इसी जगह से जो है वो स्टार्ट हुए, जो एक्सट्रीम पर पहुँचे। और आज हम रिवर्स गियर में नर्म रवैये की बात करने लगे हैं। आज से 1.5 साल पहले तकरीबन मैंने अपने एक मुबाहिसा प्रोग्राम में इस चैनल पे आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आने वाले वक्त में पेंटागन और अमेरिकन थिंक टैंक ने ये कहा है कि हम सऊदी अरब में नर्म सॉफ्ट इस्लाम की शुरुआत करेंगे, जो कि सॉफ्ट साहित्य यानी लिटरेचर अदब जो है वो दुनिया तक पहुंचेगा, और ये इस्लाम जो रेडिकल इस्लाम है वो ख़त्म हो जाएगा और एक सॉफ्ट इस्लाम जो है वो उभर के सामने आएगा। तो यानी कि अब सवाल ये है कि ये ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और इसमें अब खेल क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगेगा? देखिए, मुझे कोई, मैं एज ए साफ़ी बता रहा हूँ कि इसका निचोड़ क्या निकलने वाला है। दरअसल आप इसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिए कि अब 3 ख़ैमे, यानी कि एक तरफ रजब तैयब अर्दगान का जिक्र किया है कि वो आगे बढ़ रहा है, ललकार रहा है अपने दुश्मनों को और अपने हुकूक की बात कर रहा है। आज के मौजूदा हालात में जो बयान दिया है रजब तैयब अर्दगान ने, वो कहा है कि ये सब जो ट्रीटियां हैं फाड़ दो इनको, हमारा जो हक है हम ले रहे हैं। और साइप्रस को भी एक तरह से थ्रेट कर रहा है कि भाई अब वो बातचीत करने के लिए, साइप्रस का कहना, ग्रीक का ये कहना है कि भाई आप यहाँ से अपने जहाज़ हटाइए और फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। तो रजब तैयब अर्दगान कह रहा है कि ये यही रहेगा, जो कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा, बात करनी है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर एक अपने रवैये पर अडिग होते हुए, और अभी 2 दिन पहले फ़िलिस्तीनियों ने इकट्ठे होकर जो एक सलाहुद्दीन अय्यूबी या खिलाफत उस्मानिया के उरूज का जो नमूना पेश करके रजब तैयब अर्दगान को मतलब याद दिलाया या फिर उससे उम्मीद लगाई, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगर ये दोनों बातों को हम देखते हैं तो यहाँ एक अलग पैटर्न पे इस्लाम की को लीड करने के लिए रजब तैयब अर्दगान निकल पड़े हैं, चल रहे हैं। उनके खिलाफ भी उसी के खेमे में से लोगों को तैयार कर दिया गया है, जो इंटरनल इशू उठाकर रजब तैयब अर्दगान को रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हम अगर इमाम काबा की तरफ से सॉफ्ट ताल्लुकात की बात की जाती है, तो ये एक पैगाम दे दिया गया है कि आने वाले दिन हमारे इजराइल के साथ संबंध कैसे होंगे। और इसके बाद जो अभी तक हमारे पास जो ख़ास टॉपिक होता था, किसी भी तकरीर का हिस्सा होता था, बातचीत का हिस्सा होता था, घूम फिर कर तमाम मुसलमान दुनिया भर के इजराइल पर आ जाते थे, फ़लस्तीन पर आ जाते थे। शायद ये अब एक हिस्से का एक धड़ा जो है इसको छोड़ देगा, और एक धड़ा, चूँकि यहाँ पर हुक्मरानों के हुक्म की बात भी मानने की बात की गई है। ये भी सही है कि आखिरी खुतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा था कि अपने हाकिमों का हुक्म मानो, तो शायद उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ। ये तो आलिम लोग, आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। एक चीज़ आप समझिएगा खाली, कि इस जो 1.5 साल पहले मैंने कहा था कि सॉफ्ट इस्लाम की शुरुआत होगी, तो वो यूएई और इजराइल के संबंध और इमाम काबा, जिसे तमाम दुनिया के किसी भी गोशे में मुसलमान मौजूद हो उसको मानना ही पड़ता है, और मानता ही है। सभी मसलक के लोग कम से कम इस बात को फॉलो करेंगे। मगर एक चीज़ यहाँ, तीसरा एक तबका अब खड़ा होता है, एक अर्दगान को के पीछे जाएगा, जो कि एक जुझारू है, जो लड़ना चाहता है और उसे अपने पुराने फ़तेह के दिन शायद याद हैं। दूसरा एक तबका है जो अभी तक इज़राइल, यहूदियत, ज़ायनिस्ट और एक थ्योरी जो दी थी, एक थॉट दी थी, जिसमें तमाम मदरसे, तमाम इस्लामिक एजुकेशन, ये सब कुछ इस बात पर मुनसर थी, और वो तमाम जो जुमले थे वो इस्तेमाल किए जाते थे जो इज़राइल के, यहूदियों के, ज़ायनिस्टों के ख़िलाफ़ जाते हों। ये आज बदल गया है, जो कि ये एक बहुत बड़ा तबका है, कोई छोटा नहीं है, दुनिया भर में पाया जाता है। एक और तबका है जिसने हमेशा बीच बीच का रास्ता भी अपनाया, और इसमें एक और सिर्फ बीच का तबका भी नहीं कह सकते, कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि ईरान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अगर सऊदी अरब हरम शरीफ का मुंतज़िम है, तो किसी तरीके से अगर बैतुल मुक़द्दस
जहाँ अंबिया इकराम की बहुत सारी निशानियाँ हैं, बहुत सारी मज़ारें भी हैं, कब्रें भी हैं, बहुत यहीं पर मतलब कोहे तूर और ऐसी सब चीज़ें हैं, वो पेड़ भी है जिसकी पेशन गोइयाँ की गई हैं। यानी एक इस्लामिक टूरिज़्म के लिए एक जहाँ पर हज करने अगर कोई जाए और इस्लाम की रिवायतों को समझे तो यकीनी तौर पर उसको यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा, यहाँ सब जाने की ज़रूरत पड़ती है। और कोहे तूर पर जो है वो ज़रूर सफ़र हर मुसलमान करना चाहेगा। तो ये भी एक बड़ा हिस्सा है। तो ईरान कम से कम अगर हरम शरीफ के मुंतज़िम नहीं हो सकते तो बैतुल मुक़द्दस का इंतज़ाम तो हाथ में आ जाए। ये आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, इसको, इस कोशिश को आप समझिएगा कि मैं देखिए एज ए जर्नलिस्ट पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। हर कोई इसको मसलक से जोड़ेगा, मज़हब से जोड़ेगा। जिस तरह आज यहूदियत के ख़िलाफ़ एकदम नरम रवैया अपना लिया गया सऊदी द्वारा, जहाँ से ये एक ख़ास सख्त नज़रिया अपनाया गया था। ISIS, आपको बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो इस्लाम के अलग कट्टर परचम को लेकर, इवन आप तालिबान के रवैये को भी अगर आपने पहले देखा होगा, क्योंकि ट्रेनिंग जो है उस वक़्त सऊदी से ही उसामा बिन लादेन जो है वो लीड कर रहे थे। तो पढ़ने जाने वालों को गोली मार देना, पर्दे को बहुत सख्त कर देना, बहुत हार्ड इस्लाम के चेहरे को लाना, और यहाँ तक कि बहुत सारे मामलात, और फिर आज सऊदी अरब में उन्हीं को आप अलग से बिना गैर महरम के चल देना और ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना। मतलब जब चीज़ें बदलती हैं तो अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से तालिबान भी बदल जाएंगे, क्योंकि जड़ें जुड़ी होती हैं, सोच जुड़ी होती है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो कुछ लोग मेरे सोशल मीडिया पर आते थे और जब मैं ये कहता था कि अच्छा नहीं है कि धीरे धीरे ये लोग इजराइल के नज़दीक जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे लोग मुझे जवाब दिया करते थे कि नहीं, दरअसल ईरान जा रहा है, आप झूठी बात कर रहे हो, और तुर्की के ताल्लुकात हैं। ये बहुत सारे दलील देते थे और लड़ते थे मेरे साथ सोशल मीडिया पे। आज वो पूरी तरह से ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये कहने के लिए तैयार हो गए हैं पूरी तरह कि ये तो ठीक है अगर हम मुसलमान यहूदियों से, इजराइल से संबंध बनाता है, मगर तुर्की और ईरान पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये फिर भी गद्दारी करेंगे। अब ये कहाँ जाके गद्दारी करेंगे मुझे नहीं पता है। ये एक सैंपल बता रहा हूँ साइकोलॉजी का आपको इंसानों की, कि वो कल जब उनके आका बदलते हैं तो नीचे तक के जो लोग होते हैं वो सब बदल जाते हैं, भाषाएं, ज़बानें बदल जाती हैं। यही होने जा रहा है कि एक खेमा जो है वो यहूदियों के साथ घुलेगा, मिलेगा, राब्ते करेगा, कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, दूसरा उसकी मुखालफत करेगा, तीसरा युद्ध करने की बात करेगा। तो जहाँ तक ये एक बात मैं ये नाज़रीन पहले से आपको बता दूं कि एक दौर ईरान का भी था 73 से पहले का, वो पूरी तरह इजराइल के साथ ही थे, इजराइल और अमेरिका के साथ ही हुआ करते थे, जिसको आज हम बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की गारंटी मानकर चलते हैं, जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है। वो हिजबुल्लाह दरअसल जो है, आप तमाम इतिहास जान लीजिएगा, हिजबुल्लाह को इजराइल की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जो फ़लस्तीनियों से इनकी हिफाजत करता था। फिर इनकी स्टेट की पॉलिसी चेंज हो गई, स्टेट की पॉलिसी चेंज हुई तो हिजबुल्लाह जो इजराइलियों की हिफाजत करता था वो इजराइलियों पर वार करने लगा। ठीक उसी तरह जब सऊदी की स्टेट पॉलिसी चेंज हुई है तो इससे जुड़े हुए जितने इदारे हैं, मदरसे हैं, लोग हैं, आलिम हैं, मुझे लगता है सब बदल जाएंगे और एक बहुत बड़ा इंतशार लोगों में पैदा होगा। हर देश के अंदर 2 या 3 धड़े जो है वो खड़े हो जाएंगे और इन विचारों की लड़ाई को लेकर लड़ना शुरू करेंगे। तो एक जो सूरत हाल है वो ये होती जा रही है कि देखिए जिस तरीके से आज तमाम आलम इस्लाम वो आपस में टकराव की तरफ बढ़ रहा है, ये काफ़ी ख़तरनाक है और ये आने वाले दिनों में रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान में भी आपको मैं 2-3 मौलानाओं को मैं जानता हूँ, शायद पाकिस्तानी नहीं जानते होंगे। उनके यहाँ एक मौलाना, किसी को डीजल कहते हैं, उनकी तमाम बातें वो मैं जानता हूँ कि हालांकि उस पाकिस्तान को भी वो घेरने की कोशिश करेंगे और दूसरे भी वहाँ पर कई मसलक हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। तो उनमें आप जो पाकिस्तान में
जो सूरत हाल होने वाली है वो दुनिया से या किसी और से क्या लड़ेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी आपसी लड़ाइयाँ, उनके आलिमों की लड़ाइयाँ भी शुरू होगी। यही सब इंडोनेशिया, मलेशिया, तमाम देशों में, इस्लाम के मानने वाले देशों में आपको नज़र आएगा। और हिंदुस्तान में वो भले ही अपना तहफ़्फ़ुज़ न कर पा रहे हों, भले ही उनके पेट में रोटी ना हो, भले ही उनके पास जो है NRCCA की तलवार उनकी गर्दन पर रखी हो, भले ही वो दहशत में ज़िंदगी जी रहे हों आप किसी और की, मगर आपस में लड़ने के लिए आस्तीनें चढ़ाना शुरू कर दी हैं। और धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ जैसे जैसे हिंदुस्तान में अमन होता जाएगा, यहाँ पर भी मुसलमानों की आपसी लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलेगी। ये एक बहुत ही ख़तरनाक साजिश के तहत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया है। आप एक बात समझ लीजिएगा कि जब एक वक्त था जब ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, हम इसी मंच से बैठकर बात कर रहे थे, मुबाहिसा प्रोग्राम था। जब मैंने कहा कि भाई ये जो आने वाला वक्त है उसमें ISIS ख़त्म हो जाएगा और उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो वो उसी वक्त उसी ड्यूरेशन के अंदर ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद फिर जब आगे वक्त आया तो मुझसे बड़ी क्यूरोसिटी के साथ बाकर साहब ने पूछा कि क्या अब आपको लगता है कि गल्फ़ में अमन हो जाएगा? मैं कि नहीं होगा। मैंने उस वक्त ये जवाब दिया था कि आने वाला वक्त ये होगा कि फ़िरक़ों में, शिया सुन्नियों में और दूसरे आपस के ही मसलकों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ये रोड मैप तैयार हो चुका है, धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा जहाँ आज हम पहुँच चुके हैं। ये एक, माफ़ करना, किसी एक इंसान का काम नहीं है, पूरे एक थिंक टैंक का काम है। ये पूरी तरह उम्मत मुस्लिमा का बंदोबस्त किया गया है, इंतज़ाम किया गया है कि किसी तरीके से अब इनको आपस में लड़ाया जाए। और अब ये इकट्ठा एक मंच पर नहीं आ पाएंगे, जबकि ये जानते हैं कि दो बहुत बड़े ब्लॉक बने हैं, उन दो ब्लॉक में ये सब शामिल हैं, मगर आपस में भी लड़ेंगे। मुस्लिम जगत के पास बहुत पैसा था, टैलेंट था, बहुत आगे ये जा सकते थे, मगर इनके हुक्मरान हमेशा, चाहे वो रूस के साथ रहे हों या अमेरिका के साथ रहे हों या अब चाइना के साथ रहे हों, हमेशा इन्होंने अपने अपने देशों को ऐशो आराम की चीज़ें तो मुहैया कराई, मगर इन्होंने कभी भी तरक्की याफ्ता रूट को नहीं अपनाया जिससे दुनिया के साथ फाइट कर सके। वजह क्या है? बड़े थोड़े से लोग हैं यहूदी। मुझे भी कोई नफ़रत नहीं है, मुझे भी उनसे कोई चिढ़ नहीं है, इंसान है, मखलूक है, अल्लाह की पसंद की गई मखलूक है। देखिए, एक चीज़ आप समझिएगा कि उनके अपने रवैये हैं, अपनी तरीके हैं। मुझे तो ख़तरा ये है कि आने वाले दिनों में लोग जो हैं, जो यहूदियों के साथ इनके कारोबार करें, क्योंकि उनका अपना एक नज़रिया है जो बहुत पुराना था। उसके बाद बहुत सारे अंबिया इकराम आए और नबी आए और उसके बाद चीज़ें बदलती गई वक्त के साथ। अब वो वहीं अपनी जगह पर रिजिड हैं, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। वो लोग जिस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले बहुत से मुसलमान अब उसमें यहूदियों के साथ कारोबार करके, जुड़ के, उनके साथ उनकी दावतें करके जो है आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग उनके साथ लड़ने के लिए मुखालफत करेंगे। तो एक अजीब सी स्थिति में ये जो मुस्लिम कौम है वो नज़र आ रही है जाते हुए। यहाँ एक बात और है कि तमाम जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हों, चाहे वो अरब के हुक्मरान रहे हों, चाहे ईरान के हुक्मरान रहे हों, ये तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो सुपर पावर्स अपने वक्त की रही हैं, इनके हुक्मरान उनके लिए काम करते रहे हैं, और अपनी कौम को और इस्लाम को इन्होंने पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए दिया है। रूस को भी दिया है, अमेरिका को भी दिया है, चीन को भी दिया जा रहा है। दरअसल इनका अपना कोई वजूद नहीं रहा, और इनको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका था कि हम, जैसे देखिए, माफ़ करना, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि आने वाले दिनों में बाकायदा यहूदियों के समर्थन में बयान आने शुरू हो जाएंगे। और आज वो बयान आप देख रहे हैं कि इमाम काबा की तरफ से आ चुका है। तो मैं ये, आप इससे छोटों की अगर आप बात करो, अगर आप नीचे की लाइन में आ जाते हैं तो कौन बचता है, ज़रा बताइएगा। मैं अगर इल्ज़ाम लगाता तो मैं गलत था। एजेंडा चलता है एक सेंटर जगह से और वो नीचे आखिर तक पहुंचता है। तो अगरचे आप चाहते हो कि तमाम, माफ़ करना, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद, दुनिया में लगभग इतना बड़ा कोई मुसलमानों का देश नहीं है जितना हिंदुस्तान है। एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ, इंतशार में मत जाना, लड़ना मत, अपने आप को
और इस्लाम को पूरी दुनिया में महफूज रखने के लिए आपके पास इल्म भी है, सूझबूझ भी है, आपके पास प्लेटफॉर्म भी है जो अल्लाह ने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो आप याद रखिएगा कि मैं यही इतना ही कहूँगा। हालांकि मुझे अमन नज़र नहीं आ रहा, आगे चल के इस पर तजज़िया ज़रूर करेंगे, पर फ़िलहाल मुझे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मुझे आपसी लड़ाई नज़र आ रही है और इसमें बहुत सारी बातें करनी थी, शायद आज वक्त कम है तो नहीं कर पाऊँगा। तो इंशाल्लाह मगर अगला प्रोग्राम फोर्थ व्यू का मुकम्मल जानकारी देने के लिए करूँगा और कोशिश करूँगा कि रात को कोई एक छोटा वीडियो आपको फोर्थ व्यू पर दूँ, जिससे आपको ईरान यात्रा के बारे में कोई ना कोई जानकारी राजनाथ सिंह के बारे में दूँ। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले ज़िंदा रहे तो अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। फ़िलहाल खुदा हाफ़िज़।